नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। चुनाव से पहले मायावती एक्टिव, संगठन, पार्टी और कैडर मीटिंग पर दिए खास निर्देश। आरएसएस बीजेपी पर भी साधा निशाना। रीवा सड़क हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों और घायलों के परिजन को दिए मुआवजे का ऐलान। लोकसभा चुनाव पर ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, यूपी बिहार के कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सुबह सपा। काशीनगर में ट्रेन के अंदर लोगों का रास्ता रोककर पढ़ी जा रही नमाज, बीजेपी के पूर्व विधायक ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पैसे के लिए जीआरपी जवानों ने चलती ट्रेनों से यात्री को फेंका नीचे, यात्री की हुई मौके पर मौत। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व में पार्टी की बैठक हुई है। इस बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे हैं और इस दौरान निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो ने आगामी चुनावों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। मायावती ने पदाधिकारियों के चुनावों की जिम्मेदारी देते हुए संगठन के पुनर्गठन के लिए भी जिम्मेदारी दी है। इस दौरान मायावती ने कहा है कि बीएसपी धन्नास्त्रोत्रों की पार्टी नहीं है और नेता अपने क्षेत्र में छोटी छोटी बैठक करके जनता को जोड़ें, वो अनिष्ठा के साथ पार्टी में काम करें। मायावती ने आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन के पुनर्गठन के बाद वरिष्ठ लोगों को नई जिम्मेदारी दी और इसके अलावा पार्टी अधिकारी को पूरा मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने के निर्देश दिए। मायावती ने सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को तेजी से बढ़ाकर बीजेपी का सही और सार्थक विकल्प बनाने के लिए कहा। उन्होंने पार्टी के मशीनरी कार्य को लिए छोटे छोटे कैडर मीटिंग करने के जोर दिए हैं और साथ ही मायावती ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता सौंपकर अच्छे दिन पाने का लोगों का अनुभव काफी खराब और लोग इससे दुखी हैं। बता दें कि मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, तनाव से ध्यान बांटने के लिए आरएसएस अब जनसंख्या नीति और धर्मांतरण का बेसुरा राग आलाप रही है और ये बीजेपी सरकार की विफलता से ध्यान हटाने की सोची समझी रणनीति है। मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा मायावती ने विशेष सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट ली है। इसके साथ ही निकाय चुनाव के मद्देनजर फिलहाल सदस्यता अभियान को स्थगित रखने के निर्देश दिए। मायावती ने अपने जन्म दिवस 15 जनवरी को लेकर भी निर्देश दिए हैं। पार्टी के लोगों को कीमती उपहार, तोहफे लेकर आने पर प्रतिबंधित लगाई है और बता दें उन्होंने कहा है कि पार्टी और मूवमेंट के हित में हमेशा की तरह सीधे तौर पर आर्थिक सहयोग देना बेहतर होगा, जिससे चुनाव के खर्च की भरपाई की जा सके। मध्य प्रदेश स्थित रीवा में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां सुहागी हिल्स के पास बस और ट्रॉली की जबरदस्त तरीके से टक्कर हो गई। इसमें 15 की मौत हो गई मौके पर, जबकि इसमें 40 लोग गंभीर बताए रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस बस हादसे में त्योहारों के दौरान लोग हैदराबाद से गोरखपुर जा रहे थे। इस बस में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और वहीं इस हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। प्रमुख राम से प्रार्थना करता हूं कि दिव्यांगत आत्माओं को अपनी श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परियोजनाओं के साथ हैं। उन्होंने अगले दिन ट्वीट में लिखा है कि बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से घायलों के समुचित उपचार और उत्तर प्रदेश निवासी दिवंगतों के पार्थिव शरीर को प्रदेश तक पहुंचाने हेतु वार्ता की गई है। प्रदेश निवासी दिव्यांगतों के परिजनों को 2 से 2 लाख और गंभीर घायलों को 50 से 50 हजार सहायता राशि प्रदान करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। वहीं सड़क हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि मृतकों का शव प्रयागराज भेजा जाएगा और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि रीवा में हैदराबाद से गोरखपुर जा रही यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ था। इस अत्यंत हृदय विदारक घटना में दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। तो सीएम योगी की तरफ से यह दुख व्यक्त किया गया है सड़क हादसे को लेकर।
यूपी के बलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा शुक्रवार को रतसड़ कला में पहुंच चुकी है। यहां सुसभा अध्यक्ष ने एक जनसभा की और वहां ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। हम जनता से समझौता करेंगे। 2024 के चुनाव में हम 2 सीट पर यहां लड़ेंगे और 2 सीटों वहां बिहार से लड़ेंगे। जैसे यूपी में हमारी आबादी है वैसे बिहार में भी हमारी आबादी है। वहीं सुबह सपा सुप्रीमो ने योगी सरकार के मंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो अभी बच्चा है और राजनीति में कच्चा है, अभी उसको राजनीति सीखनी पड़ेगी। अभी सपा में था तो कुछ सीखा, अमर सिंह के साथ था तो कुछ और सीखा, अब यहां आकर सब सीख रहा है। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यहां तक कि ये कह डाला कि प्रदेश और देश का इतिहास रहा है कि आज भी बीजेपी अकेले सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है। 50 दलों को मिलाकर सरकार है, यूपी में 3 दलों को मिलाकर सरकार है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव के समय गठबंधन होते हैं, सरकार बन गई तो गठबंधन चलता है और नहीं बनी तो गठबंधन खत्म हो जाता है। राजभर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस का वोटर नहीं बचा है, जो था वो बसपा, सपा और बीजेपी के साथ चला गया है और जो कुछ बचे हैं कांग्रेस पार्टी उसी पर भी जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस नेता पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल द्वारा गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाए जाने के बयान के सवाल पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 40 साल देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं बताया था कि पढ़ाया था, अब सरकार चली गई। अब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए बचे हैं और वो जो मर्जी वो बोले, जनता सुनने को कतई भी तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों से सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने का वीडियो खूब वायरल हुए हैं और वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर से कुशीनगर का नमाज अदा करते हुए एक वीडियो शेयर किया जा रहा है और ये ट्रेन वीडियो में बनाया गया है। बता दें इसमें लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी विधायक ने बनाया है। दरअसल कुशीनगर में ट्रेन के स्लीपर कोच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रेन के गलियारे कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेन गड्ढा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, तभी ये नमाज पढ़ी जा रही थी और वीडियो में दिख रहा है कि लोग का रास्ता रोक कर नमाज अदा की जा रही है। वीडियो में चादर बिछाकर नमाज पढ़ी जा रही है। ये वीडियो बीजेपी के पूर्व विधायक ने खुद ही बना लिया और इसे शेयर कर दिया। बीजेपी के इस पूर्व विधायक का नाम दीपलाल भारती बताया जा रहा है। जिस ट्रेन में नमाज पढ़ी जा रही है उसका नाम सत्याग्रह एक्सप्रेस बताया जा रहा है, जिसकी गाड़ी संख्या 15273 है और वीडियो में कुछ लोग चादर बिछाकर नमाज अदा करते देखे जा रहे हैं। तभी पीछे और आगे से कुछ लोग आते हैं, लेकिन एक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति उन्हें रोकने के लिए बोलता है। सीट पर बैठा व्यक्ति कहता है कि रुक जाइए या दूसरे गेट से आ जाइए, जिसके बाद लोग वहां खड़े हो जाते हैं और वो काफी देर तक उनके हटने का इंतजार करते रहते हैं। हालांकि बीते महीने ही प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एक नमाज पढ़ने का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसमें पहले लखनऊ के लुल्लू मॉल में भी नमाज पढ़ने का वीडियो काफी वायरल हुआ था और जिसमें इसको लेकर काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से ऐसा मामले में कार्रवाई करने की भी बात कही थी। तो आप वीडियो देखिए किस तरह से ये ट्रेन में नमाज अदा की जा रही है और लोगों का रास्ता रोककर ये नमाज अदा की जा रही है। इसमें देखिए लोगों को कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों तरफा लोगों का जमावड़ा सा लग गया है और देखिए ट्रेन के बीच के गलियारे में किस तरह से नमाज अदा की जा रही है। लोगों को इसको चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन है ये और जिस तरह से ये वायरल वीडियो होते रहे हैं, इसको लेकर पीछे भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहां प्रयागराज स्टेशन पर ये मामला सामने आया था। इसको लेकर सीएम योगी ने आदेश भी जारी किए थे। तो ये ट्रेन में एक वीडियो वायरल हुआ है, चलती ट्रेन की ये वीडियो है। देखिए किस तरह से लोग नमाज अदा करते दिख रहे हैं, लोगों को भारी परेशानी का इसमें सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के ऊंचीडीड स्टेशन के पास कथित तौर पर कहासुनी के दौरान मुसाफिर को 2 जीआरपी जवानों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद मुसाफिर की मौत हो गई। युवक झारखंड का निवासी बताया जा रहा है। घटना के बाद परिवार वालों की शिकायत पर जीआरपी के दोनों सिपाहियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इसमें दोनों सिपाहियों पर गैर इरादतन हत्या और
SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतकों के परिजनों ने बताया है कि झारखंड का रहने वाला अरुण भुइया अपने भाई हरि भुइया और दोस्त अर्जुन के साथ मुंबई में मजदूरी करता था। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए तीनों ट्रेन से झारखंड आ रहे थे। मृतक के भाई और दोस्त ने बताया कि स्टेशन देर से पहुंचने की वजह से तीनों टिकट नहीं ले सके। उन्होंने ट्रेन में TTI से टिकट बनवाया था और जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान प्रयागराज के ऊंचीढीढ़ स्टेशन के पास GRP के सिपाहियों के साथ ट्रेन टिकट को लेकर अरुण भुइया से कहासुनी हुई और GRP के साथ कहासुनी के दौरान अरुण भुइया गेट के पास खड़ा हो गया, जिसके बाद कथित तौर पर यह विवाद होने पर GRP के सिपाहियों ने अरुण को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। अरुण को ट्रेन से गिरने की खबर पूरे बोगी में फैल गई और इसके बाद ट्रेन में मौजूदा मुसाफिरों ने हंगामा शुरू कर दिया और ट्रेन पुलिंग करने के ट्रेन को रोक दिया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना रात 9 बजे की बताई जा रही है। मृतक के भाई और दोस्त ने बताया है कि दोनों GRP जवान 200 रुपए की वसूली भी की थी। दोनों सिपाहियों और रुपए मांग रहे थे और इस घटना के बाद GRP के सिपाही कृष्ण कुमार सिंह और आलोक कुमार पांडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विद इन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गाजीपुर के सूरज पांडे पार्क में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव नेता नहीं बल्कि नेता बनाने की फैक्ट्री थे। सांसद ने बताया कि 1991 में उनके ऊपर विपत्ति आई थी और 1993 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के विपक्ष के पार्टी से चुनाव लड़कर चुनाव जीता था। इसके बावजूद नेताजी ने उनकी मदद की थी और उस मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद जनपद के कई अधिकारियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया हुआ था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पिछले दिनों निधन हुआ था और उनके सम्मान में जनपद के कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। गाजीपुर के सूरज पांडे पार्क में समाजवादी पार्टी की तरफ से सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए। इसी क्रम में गाजीपुर के सांसद ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया। जिन्होंने ग्राम प्रधान बनाने की उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया। कुल मिलाकर नेताजी को नेता बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि 1991 में मैं दूसरे पार्टी का विधायक हुआ करता था। उस समय हमारे ऊपर विपत्ति आई थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव गाजीपुर में एक विशाल रैली करने आए थे। उन्होंने रैली के दौरान अफजल अंसारी को मदद की बात कही थी। उस मामले में जांच कमेटी के द्वारा जांच किया गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल के आदेश पर गाजीपुर के बहुत सारे अधिकारियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मरीजों को मौसम्बी का जूस मिला हुआ प्लेटलेट से चढ़ाए जाने के कथित तौर पर एक चर्चित और सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया और पुलिस ने सरगना समेत गिरोह से जुड़े हुए 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 18 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच संदिग्ध प्लेटलेट्स और 1 लाख रुपए नगद और 3 2 पहिया वाहन और 13 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
डीएम संजय कुमार खत्री और एसडीएम शैलेंद्र कुमार पांडे का दावा है कि गिरोह के लोग ब्लड बैंकों से प्लाज्मा हासिल किया करते थे और हर पाउच में 350 ml प्लाज्मा रहता था। इसके बाद इस सिरिंज से प्लाज्मा को दूसरे पाउच में भर दिया करते थे। ये पाउच 50 ml के दूसरे पाउच में प्लाज्मा को भरने के बाद उसे प्लेटलेट्स बता कर देते थे और प्लाज्मा के पाउच में जिस जगह सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता था वहां ये लोग शहर के नामचीन अस्पतालों के नाम से फर्जी स्टिकर चिपका दिया करते थे। इसके साथ ही जरूरतमंदों को अस्पताल की फर्जी रसीदें भी दिया करते थे। अफसरों के मुताबिक प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर गिरोह के लोग इसे हजारों रुपए की ऊंची कीमतों पर जरूरतमंदों को बेच दिया करते थे। प्लेटलेट्स में मौसम्बी का जूस मिलाए जाने के आरोपी पर अफसरों का कहना था कि गिरोह के पास से बरामद हुए संदिग्ध प्लेटलेट्स पाउच को जांच के लिए लैब भेजा गया है और लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ होगा कि प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ाए जाने के इसमें मौसम्बी का जूस मिलाया जाता था या कुछ और, या फिर सिर्फ प्लाज्मा को ही प्लेटलेट्स बताकर उसे डेंगू मरीजों के परिवार वालों को बेच दिया करता थे। और हालांकि अफसरों ने यह दावा जरूर किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने मौसम्बी का जूस मिलाए जाने के दावे से पूरी तरह से इनकार किया है। अफसरों का कहना है कि पूरी सच्चाई लैब रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पता चल पाएगी। तो ये पूरा मामला सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के भगवत गीता में भी जिहाद की बात पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेता के बयान पर जबरदस्त हमला बोला है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने बयान से राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए गीता का जिहाद सिखाने और भगवा आतंकवाद वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राम सेतु का कांग्रेस काल्पनिक मानती है और अब उसके नेता गीता का जिहाद सिखाने वाले ग्रंथ बताते ही हिमाकत कर रहे हैं। तुष्टिकरण की आड़ में अपने शासन में भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा और कांग्रेस की मति मारी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि निष्काम कर्म की शिक्षा देती है और गीता दुनिया का ये अद्भुत ग्रंथ है गीता, जो सही मायने में धर्म को पुष्ट करता है। कांग्रेस न भगवान राम को मानते हैं और न ही भगवान कृष्ण को, इसलिए हिंदुओं के प्रति उसमें हमेशा नफरत और घृणा का अभाव रहा। दरअसल पाटिल ने दावा किया था कि जिहाद की अवधारणा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिन किदवाई की आत्मकथा के विमोचन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पाटिल ने कहा था कि इस्लाम धर्म में जिहाद का बहुत जिक्र है। पाटिल ने अपनी टिप्पणियों में दावा किया था कि सिर्फ कुरान में ही नहीं, महाभारत में भी गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से जिहाद की बात कर रहे हैं और ये बात सिर्फ कुरान या गीता में ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी सामने आ रही है। पाटिल के इस बयान पर अब विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम योगी ने पुलिस विभाग को लेकर कई घोषणाएं भी की और मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को अब तक मिल रहे 200 रुपए साइकिल भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने की घोषणा की। इसके साथ ही पुलिस विभाग को ई पेंशन पोर्टल की सेवाएं का आभार दिया है और बता दें कि दिवाली से ठीक पहले पुलिस के जवानों के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की सहूलियत को देखते हुए 5 लाख से अधिक चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पुलिस महानिदेशक स्तर से होने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अभी तक इसके लिए शासन स्तर पर कार्रवाई होती है जिससे बिना वजह देरी होती थी। सीएम योगी ने कानून का राज बनाए रखने में यूपी पुलिस की योगदान की सराहना की और उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस की सक्रियता का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध समाप्त हो गया है। ऐसे अपराधी या तो जेल में बंद है अथवा गिरफ्तारी के दौरान मारे गए हैं। सीएम ने कहा कि आज जवानों के परिजनों की सरकार हर जरूरत पूरी कर रही है और सीएम योगी ने पुलिस के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना के बीच उन्होंने अभूतपूर्व परिश्रम किया। कोरोना पॉजिटिव भी हुए लेकिन सेवा पथ नहीं छोड़ा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के दौरान 45 पुलिसकर्मियों का देहांत भी हुआ जिनसे परिजनों के नियम अनुसार नौकरी और 22 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। यही नहीं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना आदि में सेवारत उत्तर प्रदेश मूल के शहीद 581 जवानों के आश्रितों को 141.9 करोड़ की सहायता राशि दी जा चुकी है।
उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। बहुजन समाज पार्टी इस नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गई है। एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जहां संगठन में फेरबदल कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कोशिश यही रही है कि मुस्लिम समाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने साथ जोड़ा जाए। इमरान मसूद की बसपा में एंट्री के पीछे यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं 22 नवंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी खासतौर पर मुस्लिम समाज पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि पार्टी ज्वाइन करते ही इमरान मसूद को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इसके जरिए भी यही संदेश दिया जा रहा है कि यूपी में मुस्लिम समाज का अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो बसपा है, सपा नहीं। जाहिर है कि इसके जरिए बसपा कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक के सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इमरान मसूद के बीएसपी के बाद अब ये जयंत चौधरी को भी पश्चिमी यूपी में सीधे तौर पर चुनौती मिलेगी। अब तक जयंत के खिलाफ पश्चिमी में बसपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी ओर बीएसपी में आते ही मायावती ने पश्चिमी यूपी में इमरान को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हा? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि केवल एक थप्पड़ ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा जेल में बंद है। मामला मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज को बताया जा रहा है, जहां एक थप्पड़ से आहत छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि छात्रा की मौत हो गई और इस मामले में सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने सही समय पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर लिया होता तो लड़की की जान बच जा सकती थी। बता दें, इस मामले को लेकर 2 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है और जिसमें लड़की चौथी मंजिल से कूदती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में पिछली चीख पुकार सुनी जा सकती है और फिर एकदम खामोशी छा गई। वीडियो मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज को बताया जा रहा है और बिल्डिंग की छत से छलांग लगाने वाली लड़की बीडीएस सेकेंड ईयर में पढ़ती है। और बता दें, जानकारी मिल रही है कि पिछले 3 दिन से ये छात्रा सुभारती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती थी। दरअसल बीडीएस की छात्रा और उसके सहपाठी सिद्धांत पवार के बीच किसी बात को लेकर 1 महीने से रार चल रही थी। कई बार कहासुनी भी हुई थी और आरोप था कि सिद्धांत ने गुस्से में लड़की पर थप्पड़ बरसा दिए। हालांकि उस समय मामले को रफा दफा कर दिया था, लेकिन 19 अक्टूबर को सिद्धांत ने लड़की को सबके सामने फिर से थप्पड़ मार दिया। इसके बाद से आहत छात्रा लाइब्रेरी की छत पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी।
पास ही खड़े किसी शख्स ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और अब मृतका छात्रों के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सिद्धांत के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। हालांकि इस मामले में सुभारती मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। आरोप है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने थप्पड़ के इन दोनों मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। आरोप है कि सिद्धांत छात्रों का उत्पीड़न कर रहा था और कॉलेज प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ था। अस्पताल के एडमिट होने के बाद 3 दिन बाद छात्रों की मौत हो गई। वहीं आरोपी सिद्धांत को जेल भेजने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है मामले में। नोएडा पुलिस ने होटल कमरे में वीडियो बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नोएडा सेंट्रल के एडीसीपी साद मियां खान ने बताया है कि फेज 3 पुलिस स्टेशन में सूचना मिली थी कि एक कपल किसी होटल में रुके थे। वहीं कुछ समय बाद उन्हें होटल में रुकने का वीडियो भी मिला था। उसे वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी की मांग की गई और इस मामले में पुलिस ने जांच की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि वो कुछ दिन पहले उसी होटल के कमरे में रुके थे और वहां कैमरा लगाया हुआ था। बाद में जब कपल वहां आए तो उन्होंने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और रंगदारी की मांग की गई। और बता दें कि एडीसीपी ने आगे बताया है कि पुलिस जांच में आरोपी ने एक गिरोह के बारे में बताया जो बैंक पासबुक और सिम, एटीएम और अन्य बैंक सुविधाओं से युक्त किट की आपूर्ति करता है। इसमें 2 व्यक्ति शामिल पाए गए हैं जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स का जामताड़ा से संबंधित बताया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी ने खुलासा किया है कि उन्हें हाल ही में एक कॉल सेंटर चलाने वाले अनुराग को एक किट बेची थी। अनुराग 3 अवैध कॉल सेंटर चला रहा था, ड्यूटी फ्री डिस्काउंट आईफोन बेच रहा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और लैपटॉप सहित विभिन्न सामग्री जब्त कर ली गई है मामले में। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने हिरासत से फरार हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसके पास से करीब 1.5 किलो गांजा और एक कट्टा कारतूस बरामद किया है। दूसरी बार उसे नोएडा सेक्टर 8 से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये व्यक्ति पुलिस हिरासत से शौच के बहाने शौचालय से फरार हुआ था। घटना के समय उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद था। अधिकारियों ने कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और फिर गिरफ्तारी किए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के मामला दर्ज कर लिया गया है। नोएडा पुलिस की डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम भीष्म सिंह बताया जा रहा है। वहीं बिहार के सिवान का रहने वाला वो आरोपी बताया जा रहा है। अभी वो नोएडा के बरोला गांव में रहने का बताया जा रहा है और वहीं उसे नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जब वो पुलिस हिरासत से फरार हुआ था तो उसे फेज 1 पुलिस थाना ले जाया गया था और दोपहर वो शौचालय गया हुआ था और वहां से पुलिस कांस्टेबल को चकमा देकर मौके से फरार हो गया था। बाद में घटना के समय उसके साथ मौजूदा कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहां भागकर हरोला चला गया था जो कि नोएडा का एक व्यस्त बाजार है। मुखाबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें सेक्टर 8 से फिर से गिरफ्तार कर लिया है और उस पर एक जर्जर इमारत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड एनडीपीएस एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 223 द्वारा और धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गाजियाबाद में निर्भया कांड जैसी गैंगरेप की खबर की चर्चा बनी हुई है और इस मामले का गाजियाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में मनगढ़ंत और संदेहास्पद बताया है। ये मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के आश्रम रोड का बताया जा रहा है। वहां एक महिला बोरी में हाथ और पैर और मुंह पूरी तरह से बांधे हुई मिली थी। इसकी सूचना एक राहगीर ने डायल 111 को दी थी। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और गाजियाबाद के एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले के विस्तार से जानकारी दी है। पूछताछ में पीड़ित महिला ने बताया कि 5 जानकार लोगों ने ही उसके साथ गैंगरेप किया था। पुलिस ने कहा कि महिला ने बताया कि आरोपी के साथ उसका संपत्ति विवाद चल रहा था और उसने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे 2 दिन तक बंधक बनाए रखा और लगातार रेप किया। उसका कहना था कि आरोपी उसका गुप्तंग में लोहे की रोड घुसाकर उसे सड़क पर फेंक कर मौके से फरार हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। इसमें बहुत चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है। पुलिस का कहना है कि मामले में गैंगरेप की वारदात अभी शक के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि महिला को इस हालत में पहुंचाने वाले खुद महिला और उसके 3 साथी हैं।
पुलिस का कहना है कि इस आजाद गौरव अफजल की मुख्य भूमिका थी। आजाद पीड़ित महिला का मित्र है। इन तीनों ने मिलकर संपत्ति विवाद को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा। इसका गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि पीड़िता के स्वस्थ होने के बाद उसे भी पुलिस कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है। नोएडा में एक सोसाइटी में अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है। यहां सोसाइटी के कुछ लोग और गार्ड्स के बीच मारपीट होते देखी जा सकती है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला सेक्टर 78 का हाइट पार्क सोसाइटी का बताया जा रहा है। वहीं सोसाइटी के लोगों ने गार्ड्स के खिलाफ थाना सेक्टर 113 में शिकायत दर्ज कराई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एओई के चुनाव को लेकर हाइट पार्क सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से माहौल गरमाया हुआ है और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि एओई की पूर्व टीम के बिना चुनाव खुद को निर्विरोध चुन लिया गया, जिसके बाद सोसाइटी ने दोबारा चुनाव करवाए। वहीं बीते दिनों एओई की टीम चुनाव जीती। वहीं गुरुवार को एओई की टीम की मीटिंग हुई जिसमें सोसाइटी के गार्ड पहुंच गए और इसके बीच निवासियों और गार्ड्स के बीच हंगामा हो गया। रेजिडेंट्स का आरोप है कि गार्ड ने उनके साथ मारपीट की। सामने आई घटना का वीडियो एक और गार्ड और एक समूह दिख रहा है तो दूसरी तरफ रेजिडेंट्स का समूह दिख रहा है। दोनों के बीच चिल्लम चिल्ले के साथ मारपीट होती देखी जा रही है। वीडियो में कुछ रेजिडेंट्स महिलाएं गार्ड समूह की महिलाओं के बाल खींचते हुए उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। महिला की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 गार्डों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।